Hello friends, myself Rohit and I am here to teach you polity. Friends, today we will be discussing some of the most important exam shooters from the topic Feature of the Indian Constitution and Preamble. These questions will be highly beneficial for you in all upcoming examinations. यहाँ पे इस बात पर आपका ध्यान दिला दूं कि हम लोगों ने पहले पूछे गए एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। Our first question is, which country has the lengthiest written constitution in the world? Answer is India. India has the world's lengthiest written constitution. Original constitution of India had 395 articles, 8 schedules and 22 parts. यहाँ पे written constitution कहने से क्या मतलब है यह जान लेते हैं। written constitution कहने का मतलब है एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें कि सारे आर्टिकल, क्लॉजेस और प्रोविजन एक जगह पे कोडिफाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच कंट्री हैज द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? आंसर इज मोनाको। मोनाको हैज द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। मोनाको इज ए कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप। यह 3 तरफ से फ्रांस और एक तरफ से मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है। मोनाको के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 10 चैप्टर्स और 97 आर्टिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज Which country has the oldest written constitution in the world? Answer is USA. The Constitution of United States of America is the oldest written constitution in the world. It was written in 1789. Question number 4 is, who had remarked that India's constitution has been framed after ransacking all the known constitutions of the world? Answer is Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar had remarked that India's constitution has been framed after ransacking all the known constitution of the world. देखो यहाँ पे यह बात समझना है, कई बार लोग कहते हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉपीड है, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसे बहुत सोच समझकर काफ़ी डिबेट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ी, उसके बाद उनकी अच्छी चीज़ों को लिया और उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करा। दिस इज वाई अम्बेडकर रिमार्क दैट वी हैव रैंसैक्ड ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम इफेक्टिव? आंसर इज 26 जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950। It had already been adopted on 26 नवंबर 1949। आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अडॉप्ट कर लिया जाता है। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? विच एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आंसर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में एक बात बता दूं कि इसे इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कि भारत के नए संविधान बनने तक आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वही लागू था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट प्रोविजंस आर कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। सी A constitution is the aggregate of fundamental principles and established precedents. अब देखो ये जो प्रिंसिपल हैं या प्रेसिडेंट्स हैं वे किसी भी पॉलिटी और ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लीगल बेसिस बनते हैं। साथ ही किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यह चीज़ जानना जरूरी है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन यह डिटरमाइन करता है कि कोई भी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, यानी कि उसमें आपका जो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है वह कोडिफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड? आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से स्ट्रक्चरल पार्ट को लिया गया है? देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे मटेरियल सोर्स जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट है जैसे कि फेडरल स्कीम, जुडिशियरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इस सारे के सारे मटेरियल सोर्स आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट forms the structural part of the Indian Constitution.
Question number 9 is, from where does the philosophical part of the Indian Constitution has been derived? Answer is American and Irish Constitution. Philosophy of the Constitution represents the core of the Constitution. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के कोर को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग फिलोसफिकल पार्ट कहते हैं. अब देखो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आपके जो कोर में हैं जो इसके, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना, या फिर भारत जो है आपका, इंडिया जो है एक वेलफेयर स्टेट है, ये सारे आपको दिख जाएंगे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में. यानी कि जो फिलोसफिकल पार्ट है वह आपका फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको बनाता है. अब देखो जो फिलोसफिकल पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है? एफआर आपका यानी कि फंडामेंटल राइट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और जो आपका डीपीएसपी है उसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो इंडिया का फिलोसफिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिराइव किया गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. From where does the political part of the Indian Constitution has been derived? Answer is British Constitution. See, since the principle of cabinet government, relation between executive and legislature has been borrowed from Britain, we can say that the political part of Indian Constitution has been derived from British Constitution. जो आपका प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है, जैसे कि कैबिनेट कैसा होगा या फिर आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कैसा रिलेशन होने जा रहा है, यह सारे के सारे प्रोविजंस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम? आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन. भारत में भारतीय संविधान जो है वह सबसे सुप्रीम है. यानी कि पीपल ऑफ द कंट्री, the organs of the government, legislature, executive and judiciary are all bound by the constitution, which is paramount law of the land and nobody is above or beyond the constitution. या देखो ये जो स्टेटमेंट मैंने कहा है यह मिनर्वा मिल केस में आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दिया था. यानी कि जो अल्टीमेटली जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसकी सुप्रीमेसी इंडिया में स्टैब्लिश हो गई है. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही सुप्रीम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how does the Indian Constitution is usually classified? Answer is partly rigid and partly flexible. अब देखो rigid constitution में हो क्या रहा है? In rigid constitution, special procedure is required for its amendment, while in flexible constitution can be amended in same manner as ordinary law. अब इंडिया में जो है blend of rigidity and flexibility आपको मिलता है. यानी कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस है उनको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको जैसे ऑर्डिनरी लॉ को अमेंड किया जाता है वैसे किया जा सकता है. इसलिए हम लोग कह देते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल. क्वेश्चन नंबर 13 इज, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इट्स अमेंडमेंट्स? देखो आर्टिकल 368 जो है उसने प्रोविजन दिया है आपका कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जा सकता है. आर्टिकल 368 रेगुलेट्स द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी अब दिखता है जिसके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी स्पिरिट. अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है. इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलिज्म है उससे जो रिलेटेड फीचर हैं जैसे कि दो गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकमरलिज्म, ये सब दिखता है. साथ ही इसके साथ जो फेडरल कैरेक्टर के साथ साथ आपका यूनिटरी जो है कैरेक्टर वे भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है. जैसे कि आपका यहाँ पे देखोगे कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये सब जो है यूनिटरी फीचर है. यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो नेचर में फेडरल है बट स्पिरिट में यूनिटरी है. यानी जो पावर है आपका, जो अल्टीमेटली जो पावर है थोड़ा सेंटर की तरफ झुका हुआ है. क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म फेडरेशन अपीयर्स? आंसर इज नो वेयर.
Nowhere in the Indian Constitution the term federation has been mentioned. देखो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फेडरल स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया है, यानी कि जो इंडिया में गवर्नमेंट का फॉर्म है वह आपका फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होने जा रही है। लेकिन जो टर्म फेडरेशन है यह आपका भारतीय संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आंसर इज आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 describes India as union of states. It means federation in India is not the result of agreement by the states. Also, no state has right to secede. देखो यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब है जो भारत में जो स्टेट्स एक साथ मिलकर फेडरेशन का निर्माण कर रही हैं वह अग्रीमेंट से फेडरेशन नहीं बनाई हैं। साथ ही जो भी स्टेट्स हैं उनके पास राइट टू सेसेड यानी फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज विच एक्ट हैड प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। आंसर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैड प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन. इसमें ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर फेडरेशन बनाना था, हालांकि यह संभव नहीं हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट डज द बाइकैमरलिज्म इंडिकेट। आंसर इज प्रेजेंस ऑफ टू हाउसेस. सी बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है दो हाउसेस जिसमें कि एक अपर हाउस होता है जिसे हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और दूसरा लोअर हाउस होता है जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। इंडिया में आपका जो राज्यसभा है वह अपर हाउस है और जो लोकसभा है वह लोअर हाउस है। क्वेश्चन नंबर 19 इज हु सेड इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट। आंसर इज केसी वेरे. केसी वेरे सेड दैट इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट. अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखो जो केसी वेरे थे वे एक ऑस्ट्रेलियन एकेडमिशियन थे, साथ ही वे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स भी माने जाते थे। उन्होंने भारत को क्वासी फेडरल स्टेट्स कहा था, वह इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका फेडरल जो आपका फीचर है उसके साथ साथ यूनिटरी फीचर भी दिखाई देता है, यानी कि इसको हम लोग इंडिया को हम लोग सेमी फेडरल या क्वासी फेडरल स्टेट्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज डिस्क्राइब्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आंसर इज ग्रेनविल ऑस्टिन. ग्रेनविल ऑस्टिन हैज डिस्क्राइब्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. वे एक अमेरिकन थे, उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि जो आपका स्टेट्स है या फिर जो भी इसमें पार्टीज हैं वे एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेशन के थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है या रिजॉल्व कर रही है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मार्बल किक फेडरलिज्म भी बोलते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में बतला दूं एक दो बातें। उन्होंने एक बुक लिखी है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। साथ ही उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मश्री भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज डिस्क्राइब्ड द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। आंसर इज मॉरिस जोन. मॉरिस जोन्स हैज डिस्क्राइब्ड द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म. यहाँ पे हो क्या रहा है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म में हर पार्टी जो भी मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर रही है गवर्नेंस में, जो भी स्टेट है, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ पे जो कुछ भी मिल रहा है किसी भी स्टेट को वो नेगोशिएशन के थ्रू मिल रहा है, इसलिए इसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट इंडिया इज ए फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। आंसर इज आइवर जेनिंग्स. आइवर जेनिंग्स सेड दैट इंडिया इज ए फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कि यहाँ जो आपका बैलेंस ऑफ पावर है वह सेंटर की तरफ झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री। आंसर इज कनाडा. इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कनाडा. देखो इंडिया में भी कनाडा की तरह आपका फेडरेशन है। फेडरेशन जो है आपका उसमें सेंटर है वह स्ट्रांग है। यहाँ पे जो आपका रेसिडुअरी पावर है सेंटर के साथ है, साथ ही स्टेट्स में जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है वह सेंटर ही करता है। यानी कि जो भी फीचर यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कनाडा में दिख रहा है वैसा ही फीचर आपका इंडिया में भी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। आंसर इज ब्रिटेन. सी द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट was first emerged in Britain
यहाँ पे जो आपका लेजिस्लेटिव पावर था उसको आपका मोनार्क से हटाकर बाद में पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को इन्वेस्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज borrowed द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम विच कंट्री? आंसर इज ब्रिटेन। इंडिया हैज borrowed the concept of parliamentary form of government from Britain. This system of parliament governance is based on the cooperation and coordination between legislative and executive organ. यहाँ पे जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसको इंडिया में अप्लाई किया गया है। यह जो आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस रेफर्स टू? आंसर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस रेफर्स टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब यहाँ पे एक बात जान लो, वेस्टमिनिस्टर इज ए प्लेस इन लंदन वेयर ब्रिटिश पार्लियामेंट इज लोकेटेड। इस वजह से हम लोग कह देते हैं जो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो आपका वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच प्रिंसिपल डज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज बेस्ड? आंसर इज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। यह प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से डिफर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसमें आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपका कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो रहा है एक दूसरे के साथ। आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वह आपका यूके में है, इंडिया में है, जबकि आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वह आपका यूएसए में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू होम? आंसर इज लेजिस्लेचर। भारत में जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्टिवली आपका लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आपका यहाँ पे जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वह एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है आपका, वह पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इंग्लिश क्राउन रिप्रेजेंट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम? आंसर इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक ऐसे ही इंडिया में भी आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है आपका इंडियन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और ब्रिटिश नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि आपके जो इंडिया में जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं आपके, वे जो होते हैं आपके इलेक्टेड होते हैं, वहीं पे इंग्लिश क्राउन में आपके जो हैं वो आपके मोनार्क हैं, वो इलेक्टेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज हु इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया? आंसर इज प्रेसिडेंट। और यहाँ पे बतला दूँ कि आपका जो रियल एग्जीक्यूटिव इंडिया के हैं वो वे कौन है? वे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with which country does the doctrine of sovereignty of parliament is associated? आंसर इज ब्रिटेन। ब्रिटेन में है जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट कहने का मतलब क्या है? जो पार्लियामेंट है यहाँ पे सुप्रीम है, यानी कि जो आपका जुडिशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट है जैसा कि आपका यूएसए में देखने को मिलता है वह वैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो भी लॉ बना रही है वह सबसे सुप्रीम हो जाता है, यानी कि वह आपका वहाँ पे जुडिशियरी के भी ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच कंट्री डज द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इज एसोसिएटेड? आंसर इज यूएसए। यूएसए में आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट आता है, यानी कि यहाँ पे आपका जो जुडिशियरी है वह सुप्रीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम? आंसर इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। अब देखो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे जो एक हायरार्की बन गई है जुडिशियरी सिस्टम की, जिसमें आपका लोअर लेवल से अगर चलो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स, फिर उसके ऊपर होंगे आपके हाई कोर्ट्स, फिर उसके ऊपर होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट। और जो इंटीग्रेटेड करने का मतलब है कि इन सारे जो कोर्ट्स हैं आपके सबके सब एक कॉमन लॉ, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्न किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्री डज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन अडॉप्टेड? आंसर इज यूएसए। देखो जो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, यह जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आ क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे अगर कोई पार्लियामेंट लॉ फ्रेम करती है, कोई एक्ट बनाती है, तो उसके रिव्यू का जो पावर है वह आपका सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि वह उसको रिव्यू कर सकता है, यानी कि पार्लियामेंट यहाँ पे सुप्रीम नहीं है। तो यह कंसेप्ट आपका यूएसए में है
और इंडिया में भी ऐसा ही कंसेप्ट है, बट जो इंडिया में जो आपका जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वह नैरोअर है विथ रिस्पेक्ट टू यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया? आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का गार्डियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया? आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आपका फेडरल कोर्ट की तरफ भी काम कर रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। आपको मैंने हायरार्की बताया था, जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। जो आपका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वह आपका सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट 3 में गारंटीज किया गया है। अब देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके, और अलग चैप्टर्स अलग अलग चीज़ों से डील करते हैं। उसमें जो फंडामेंटल राइट है उनसे डील करता है पार्ट 3। अब देखो, जो पार्ट 3 है वो आपका जो है फंडामेंटल राइट को गारंटी कर रहा है। आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट के बारे में बतला दें कि फंडामेंटल राइट आपका यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स सिटीजन्स? आंसर इज 6। पहले ये 7 हुआ करते थे, बाद में राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका एक और फंडामेंटल राइट था उसको यहाँ से हटा दिया जाता है, और अब सिर्फ 6 रह जाते हैं, जिसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं। साथ ही इसमें आपका एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी है। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री? आंसर इज यूएसए। यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से आपका फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट को भारत में लिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू इट्स सिटीजन्स? आंसर इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ने जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको कुछ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी दिए हैं, जिसके थ्रू अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो जो भी अक्रीव्ड पर्सन है वह आपका सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उसके बदले में कुछ रिट्स इशू कर सकती है, जिसके थ्रू उसके फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर किया जा सके। आपको आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि यह सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? आंसर इज फंडामेंटल राइट्स विच आर गारंटेड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। यानी कि जो फंडामेंटल राइट आपके आर्टिकल 20 और 21 के थ्रू दिए गए हैं वह नेशनल इमरजेंसी में भी नहीं सस्पेंड होते हैं। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, एंड सेकेंड वन इज आर्टिकल 21 दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज borrowed the feature of DPSP from which country? Answer is Ireland. India has borrowed the feature of DPSP from Ireland. अब DPSP है क्या? आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं, वे इंडिया को मतलब जो भी आपके फीचर्स हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है आपका सोशलिस्टिक, दूसरा है आपका गांधीयन, और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। यह एक तरह से फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस के तौर पे काम करता है कि जब भी इंडिया के पास रिसोर्सेज हो जाएगी, इनफ रिसोर्सेज हो जाएगी, तब वह कैसे उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इनोमरेटेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? आंसर इज पार्ट 4। पार्ट 4 में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू अचीव थ्रू DPSPs? आंसर इज वेलफेयर स्टेट। आपको पता है कि DPSP में गांधीयन फिलॉसफी को इनकॉर्पोरेट करा गया है। उसके थ्रू जो आपका जो इंडियन स्टेट है उसको एज ए वेलफेयर स्टेट के तौर पे बनाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन FR एंड DPSP? यानी कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि जो आपका भारतीय संविधान है वो फंडामेंटल राइट और DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच का बैलेंस है? आंसर इज मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में भी काफ़ी जिक्र आता है इसका। यह 1980 में इसमें वर्डिक्ट आया था आपका। इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच का बैलेंस है।
अब हमने जिक्र किया था कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है, दोनों आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसफिकल पार्ट को बनाते हैं, यानी कि यह एक इंडिविजुअल के राइट को और उसके वेलफेयर को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। अब इसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ इंडिया में ऐड करने के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी ने आपका रिकमेंडेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्रीज इंडिया बोरोड द फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज को यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, जो कि अब आपका रसिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज राइट टू वोट इन इंडिया? आंसर इज एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। अब देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को आपको देती है इलेक्शन के बेसिस पे हर किसी को जो कि इंडियन सिटीजन है। अब इसमें जो भी सिटीजन है जो कि नॉट लेस देन 18 ईयर्स, यानी जिसकी आयु 18 साल से कम की नहीं है, वह आपका विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए वोट कर सकता है। पहले जो वोटिंग एज था आपका 21 साल थी, जिसको बाद में घटा के 18 साल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैड रिड्यूस्ड द वोटिंग एज टू 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स? आंसर इज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखो, जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वह आपका 1988 में हुआ था। इसके थ्रू जो पहले की वोटिंग एज थी 21 ईयर्स, उसको घटा के 18 साल कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? आंसर इज ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में जो है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, यानी कि जैसे आपका यूएस में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, वहाँ पे क्या है, एक इंडिविजुअल जो है आपका जो यूएस सिटीजन है वह कंट्री का तो सिटीजन है ही, साथ साथ वह स्टेट का भी अलग सिटीजनशिप उसकी होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, यानी थ्रू आउट इंडिया वह सिर्फ इंडियन है, किसी स्टेट का वह सिटीजनशिप नहीं एक्वायर करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 इज इन इंडिया द इमरजेंसी प्रोविजंस हैव बीन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यहीं से इंडिया ने इमरजेंसी प्रोविजंस को बोरो किया था। इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं। एक होता है आपका नेशनल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी जिसको कि हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से भी जानते हैं, तीसरा होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिचुएशन द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया चेंजेज इनटू यूनिटरी स्ट्रक्चर एट टाइम ऑफ इमरजेंसी? C. During an emergency, the central government become all powerful and the states go into total control of the center. हो क्या रहा है, जब भी इमरजेंसी होती है उस समय आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो भी पावर होता है वह सेंटर के हाथों में चला जाता है। इसके साथ ही जो फेडरल स्ट्रक्चर है यानी डुअल गवर्नमेंट है आपका, वह आपका यूनिटरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट प्रोवाइडेड फॉर द 3-tier गवर्नमेंट इन इंडिया? आंसर इज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे वह आपका 1992 में किया गया था। इसके थ्रू एक नया टीयर यानी कि 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट किया गया था, जिसको कि हम लोग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें आपका जो रूरल गवर्नमेंट था और अर्बन लोकल गवर्नमेंट था, यह एक नया टीयर ऐड करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल? आंसर इज यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका यूएसए का संविधान था वह आपका सबसे पहले प्रीएम्बल से शुरू होता है। आपको यह मालूम होगा कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वह ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड कॉल्ड द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज एन ए पालखीवाला। एन ए पालखीवाला जो थे वे एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उन्होंने जो भारत के संविधान का जो प्रीएम्बल था उसको इसका आइडेंटिटी कार्ड कहा था। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि आपका जो प्रीएम्बल है वह एक तरह से समरी और एसेंस प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑब्जर्व दैट द प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? आंसर इज के मुंशी। के मुंशी ने कहा था कि जो प्रीएम्बल है वह आपका हॉरोस्कोप की तरह है हमारे देश का। के मुंशी जो थे वे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल एज अ की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज सर अर्नस्ट बेकर। सर अर्नस्ट बेकर ने आपका प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द बेसिस फॉर द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मोशन को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को मूव कराया था, जिसको बाद में नेक्स्ट ईयर 1947 में जनवरी 1947 में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था आगे चल के प्रीएम्बल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट एक्ट हैड इंट्रोड्यूस द चेंजेस इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 का, उसने प्रीएम्बल में कुछ चेंजेस लाए, जिसके थ्रू आपका 3 वर्ड सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर आपको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज till date how many times preamble has been amended? Answer is only one time, that was in 1976 through 42nd constitutional amendment। यानी कि भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है उसको सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, वह 1976 में हुआ था 42nd constitutional amendment के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज by which amendment the word secularism was inserted in the preamble of the Indian Constitution? Answer is 42nd amendment। 42nd amendment के थ्रू आपका जो वर्ड सेकुलरिज्म है उसको प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द प्रीएम्बल इज द की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज बेरूबारी यूनियन केस। देखो, जो बेरूबारी यूनियन केस 1960 था, इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रीएम्बल है की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले के माइंड्स के लिए की के तौर पे काम करता है। हालांकि इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो कि 1973 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना पुराना वर्डिक्ट था, जो कि उसने कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रिजेक्ट कर दिया और एक्सेप्ट किया कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से हम लोगों ने सैलेंट फीचर्स और प्रीएम्बल दोनों टॉपिक से जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको कवर कर लिया है। आगे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।